हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू क्लास फर्स्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लास यहाँ पे चली आ रही है और हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और तीसरा चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर का भी क्लास 1 कंप्लीट हो चुका है। यह जो है क्लास 2 है या पार्ट 2 इसको कह सकते हैं। हमारे जिन व्यूवर्स ने या जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जा करके जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें समझाया है, आपको समझ में आएगा। और उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने की समझाने की कोशिश करता हूं, तो एक बार जा करके जरूर देखिएगा। और अपने जो भी आपके सहपाठी होंगे, जो भी आपके साथ पढ़ रहे होंगे बच्चे जिनका आर्ट स्ट्रीम है और पॉलिटिकल साइंस उसमें सब्जेक्ट है, उनको जरूर रेकमेंड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की क्लास की, तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से शुक्रवार चलती है और शाम को 8 बजे चलती है। इवनिंग में 8 बजे, शाम 8 PM। ठीक है, 8 PM शाम में क्लास चलती है, रेगुलर डेली मंडे टू फ्राइडे चल रही है। और मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का जो सिलेबस 2024 के लिए बनाया गया है, 23-24 के लिए, उसका मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जा करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। काफी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है वहाँ पे। इसका भी, इस वीडियो का भी लिंक यानी कि सिलेबस वाले वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और समय समय पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पीडीएफ वगैरह की जरूरत होगी, ये सभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया करूंगा। साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट मैं पर्सनली देखता हूँ, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। उसके बाद मैं एक बातें आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं या जो भी बच्चे हैं, उनको शायद ये जो टर्म है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में अंतर नहीं पता होगा। हिंदी में इसको राजनीति, राज व्यवस्था और राजनीति विज्ञान कहते हैं। इन तीनों में अंतर नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तीनों शब्द एक ही है, लेकिन ये तीनों शब्द अलग अलग है। इसीलिए आप लोग ये भी वीडियो जाकर के देखिए, आपको इन तीनों शब्दों में ये वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि तीनों एक ही है या तीनों अलग अलग है, और अलग अलग है तो क्या अंतर है। इसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जो है चलते हैं अपने क्लास पे, कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग कल तक जहां देख चुके थे उसके बाद आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो पहला टॉपिक है हमारा, क्लिंटन का दौर, यानी कि बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे उस समय तक क्या क्या हुआ था। जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यानी कि विदेशी मामलों में कम और घरेलू मामलों में ज्यादा रखा, यानी कि खुद को घरेलू मामलों तक ही सीमित कर लिया, ऐसा प्रतीत होता था। विदेश नीति में जो भी सैन्य नीति थी अमेरिका की, जो भी सैन्य नीति थी और जो भी सुरक्षा जैसी व्यवस्था थी, या सैन्य नीति या सुरक्षा, जो भी आप कह सकते हैं, ये विदेश नीति के पार्ट थे। ये बहुत ही कठोर पार्ट हुआ करते थे। अगर अमेरिका के खिलाफ कहीं कोई आवाज उठा रहा है तो उस आवाज को दबाना, आवाज को कुचलना। आपने इराक में देख लिया था ना, इराक के इससे पहले की क्लास में मैंने जो इराक की कहानी बताई थी इसमें आपने देख लिया था। लेकिन जब बिल क्लिंटन का दौर आया तो अमेरिका ने जो विदेश नीति थी उसमें इन्होंने सैन्य शक्ति या सुरक्षा को उतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि लोकतंत्र को ज्यादा तवज्जो दिया गया, जलवायु परिवर्तन को जगह दिया गया, विश्व व्यापार को जगह दिया गया। ये सब कुछ नरम मुद्दे थे और बिल क्लिंटन की नजर में कुछ अच्छे मुद्दे थे जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती थी, शांति लाई जा सकती थी। अमेरिका की जो छवि धूमिल हुई थी इराक युद्ध से, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद इन्हीं के समय में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा जाता है। पूछता है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में चलाया गया था, तो ये बिल क्लिंटन के कार्यकाल में चलाया गया था। आपने अभी जस्ट देखा कि बिल क्लिंटन ने खुद को घरेलू मामलों तक ही सीमित रख दिया, लेकिन अमेरिका था कहाँ सैन्य शक्ति से पार पाता, कहाँ सुरक्षा से पार पाता। कहीं ना कहीं तो सुपर पावर है, कहीं ना कहीं तो कूदना ही पड़ेगा। तो हुआ ये कि नैरोबी, केन्या में नैरोबी एक जगह है और तंजानिया का दार इस्लाम एक जगह है। यहाँ पे क्या हुआ होता है कि अमेरिकी दूतावास पे काफी बमबारी होती है।
अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन था। इसने बमबारी करी अमेरिका से बदला लेने के लिए। उसी वक्त राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक सैन्य ऑपरेशन का आदेश दिया जिसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। जब इस सैन्य ऑपरेशन का आदेश दिया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जो भी कानून थी, जो भी नियम था और अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून वगैरह थे, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई। अमेरिका ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र के संघ के कानून को मानने से मना कर दिया। इस अभियान में जब ये अभियान चलाया गया अल-कायदा के विरुद्ध, जो आतंकवादी संगठन था इसका नाम था अल-कायदा, इसके विरुद्ध जब ये अभियान चलाया गया, इसमें बहुत सारे आम नागरिक भी मारे गए। लेकिन यह तो बस अमेरिकी वर्चस्व की एक शुरुआत भर थी। हम लोग इराक में देख चुके हैं, अब हमने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच भी देखा कि किस तरह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून की और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई। अमेरिका ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि अमेरिका के दूतावास पे हमला हुआ था और अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी, अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाह रहा था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 9/11 आता है। 9/11 का अर्थ देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया की बात करें तो जो डेट है, ठीक है, इंडिया में, इंडिया और यहाँ पे यूएसए ले लेते हैं। डेट की बात करते हैं, ठीक है। जो डेट का फॉर्मेट होता है, डेट फॉर्मेट, इंडिया में क्या होता है और यूएसए में क्या होता है। इंडिया में क्या होता है कि पहले हम लोग डे लिखते हैं, फिर हम लोग मंथ लिखते हैं और फिर हम लोग ईयर लिखते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या फॉर्मेट चलाया जाता है, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डे लिखा जाता है और फिर ईयर लिखा जाता है। तो जो 9/11 चला, 11 का मतलब हो गया 11 मंथ है, और यानी कि 9/11 का जो अटैक हुआ था तो 11 यहाँ पे डे हो जाएगा, 9 मंथ हो जाएगा और ईयर जो हो जाएगा 2001 में हुआ था, यानी कि 11 सितंबर बिल्कुल 2001 की यह घटना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जो डे फॉर्मेट है अमेरिका का अलग है और भारत का अलग है, इसलिए यहाँ पे 9/11 का मतलब 9 तारीख 11वां महीना, यानी कि 9 नवंबर नहीं, 11 सितंबर की यह घटना है। क्या होता है कि अमेरिका से 4 विमान उड़ता है, ठीक, अमेरिकी जमी से 4 विमान उड़ता है 11 सितंबर 2001 को। उसमें जो अरब देश होते हैं उनके 19 अपहरणकर्ता होते हैं। ये सब मिल करके उन चारों विमानों को हाईजैक कर लेते हैं, उस पे अपना कब्जा जमा लेते हैं, उसको उसको नियंत्रण में ले लेते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पास हथियार तो होगा ही। उन हथियारों के बदौलत या जो भी कुछ हो, चाकू हो, बंदूक हो, जो भी कुछ हो, उनके बदौलत वो हवाई जहाज़ को कंट्रोल में ले लेते हैं और पायलट को आदेश देते हैं। तो जैसे-जैसे वो पायलट को आदेश देते हैं, उसी प्रकार से पायलट उस विमान की दिशा और गति तय करता है। उन्होंने जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने 2 विमानों को, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार सेंटर कह लीजिए, मुख्यालय ऐसा कहा जाता है, यह न्यूयॉर्क में था। इसके उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए गए। एक विमान को उत्तरी टावर से टकराया गया और एक विमान को दक्षिणी टावर से टकराया गया। कुल 4 में से 2 विमानों का बात खत्म हो गया यहाँ पे। तीसरा विमान को कहाँ टकराया गया, जो पेंटागन था, अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय हो गया या थल सेना का मुख्यालय समझ लीजिए, उसी प्रकार अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय हो गया। डिफेंस से संबंधित जितने सारे काम होते हैं, निर्णय होते हैं, यहीं पे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उन आतंकवादियों ने या उन अपहरणकर्ताओं ने एक विमान को इस मुख्यालय से टकरा दिया। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराया जाना था। अब यहाँ पे जो अमेरिकी कांग्रेस है, यह कोई अमेरिका का नेता नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी से संबंधित है, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस अमेरिका की संसद को बोला जाता है। तो अमेरिकी संसद की एक मुख्य इमारत से टकराना था, एक बिल्डिंग से टकराना था, लेकिन किसी कारणवश यह मिस हो जाता है वहां पे, और वही बगल में पेंसिल्वेनिया एक जगह होती है, वहां के एक खेत में जा गिरता है। ये जो घटना क्रम वाइज हुई और इसी दिन होता है 11 सितंबर 2001 को, इसीलिए इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है।
और इस हमले में करीब 3000 व्यक्ति मारे जाते हैं। 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ था, जब अमेरिका की स्थापना हुई थी, उसके बाद से सबसे बड़ा यह आतंकवादी हमला था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद अमेरिका तो सुपर पावर था। अमेरिका ने इसका जवाब देने की ठान लिया कि अमेरिका ने कहा कि नहीं, अब जवाब देने की बारी आ गई, अब हम जवाब देंगे क्योंकि आतंकवादियों ने अमेरिका में घुसकर हमला किया है। यह कहीं न कहीं अमेरिकी वर्चस्व की को ताकत को अमेरिकी वर्चस्व जो था उस समय, या दुनिया एक ध्रुवीय हो चली थी, उसको कहीं न कहीं आतंकवादी हल्के में ले रहे थे, या यूँ कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका इस आतंकवादी हमला का जवाब नहीं देता, तो अमेरिका का जो जेस्चर था, अमेरिका का जो स्टेचर था दुनिया में, वह कहीं न कहीं कम हो जाता, उसका प्रभुत्व कहीं न कहीं कम हो जाता। कुछ पिक है 9/11 हमले की, ये आप देख लीजिए। ये पेंटागन, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये क्या है? पेंटागन, पेंटागन, ठीक? अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय। यहाँ पे एक विमान आकर के टकराती है। एक विमान को उत्तरी और एक विमान को दक्षिणी टावर से टकराया जाता है, और एक विमान को यहाँ पे टकराया जाना था, ये कांग्रेस, ठीक? ये कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस है, यानी कि अमेरिका का संसद भवन। अमेरिकी कांग्रेस से टकराया जाना था, लेकिन हुआ क्या कि पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा, और यह जो प्रॉपर यह ऑपरेशन था, यह विफल रहा, यानी कि चौथे विमान का जो ऑपरेशन था, यह विफल रहा। उस समय तक क्या हुआ कि बिल क्लिंटन राष्ट्रपति नहीं रहे। 2 बार जीतने के बाद राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति अमेरिका में मैक्सिमम 2 ही टर्म तक राष्ट्रपति रह सकता है। उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति का प्रावधान नहीं, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति बनेगा। जैसे ओबामा 2 बार बने, उसके बाद वो नहीं बन सकते थे। अमेरिकी संविधान में ऐसा लिखा गया है। तो उस वक़्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने क्या किया कि आतंकवाद के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध का ऐलान कर दिया और एक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च करने का आदेश दे दिया, जिसको ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम कहा जाता है। यह एक विश्वव्यापी युद्ध अभियान था, किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ। यह जो था आतंकवाद, किस किस संगठन से जुड़ा हुआ था? तो अल-कायदा और तालिबान शासन, जो तालिबान में जो आतंकवाद शासन था, जिसको तालिबानी आतंकवाद कहा जाता है, इस दोनों का नाम आता है, इस दोनों का जिक्र आता है, और अमेरिका ने इन्हीं दोनों ग्रुप के खिलाफ एक इंटरनेशनल, कह सकते हैं, एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया था। जब अमेरिका में हमला हुआ, उसके बाद जब ये सैन्य अभियान लॉन्च किया गया, तो पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की गई और लोगों को बंदी बना करके रखा गया खुफिया जेलों में। जिस देश से लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहाँ की सरकार को बताया तक नहीं गया कि हम आपके यहाँ से इन-इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये अमेरिका की सुप्रीमेसी, ये अमेरिका की पावर को दर्शाता है कि अमेरिका कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जिस देश से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस देश की सरकार को भी नहीं बताया जा रहा है। ये अमेरिका की सुप्रीमेसी, अमेरिका के वर्ल्ड लीडर्स होने के नाते दर्शाता है, अमेरिका की सैन्य शक्ति को दर्शाता है। कुछ कैदियों को क्यूबा में क्या है कि अमेरिकी नौसेना का एक मुख्यालय है, एक बेस है। वहाँ पे एक जगह है, ग्वांटानामो बे। यहाँ पे अमेरिका ने खुफिया जेल बना रखा है। इन्हीं जेलों में कुछ कैदियों को रखा गया। जो भी कैदी अमेरिका स्थित, यानी कि क्यूबा स्थित इस अमेरिकी जेल में आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कानूनी सुरक्षा नहीं दी जाती है। ना ही अमेरिकी कानून यहाँ पे लागू होता है, ना ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून यहाँ पे लागू होता है। इन कैदियों के साथ बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। यहाँ जो भी कैदी रहते हैं, वो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ इतनी ज़्यादा बातें होगी। उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि, जब अमेरिका ने कैदियों को गिरफ्तार करके यहाँ पे रखना शुरू कर दिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रतिनिधि कैदियों से मिलने के लिए इस ग्वांटानामो बे पे आए, जो अमेरिका का अमेरिकी नौसेना का जो खुफिया अड्डा था, या ये कह लें कि जेल था। यहाँ पे मिलने के लिए आए, लेकिन उनको मिलने से मना कर दिया गया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, ये हमारे कैदी हैं, हम इनको हम जैसे मर्जी वैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लॉ, ना ही अमेरिका का जो कानून होता है, जो कैदियों को दी जाती है, ये सब कुछ लागू नहीं किया जाता। माना जाता है कि अमेरिका यहाँ पे उन मोस्ट वांटेड कैदियों को रखता है, जो अमेरिका के खिलाफ
कार्रवाई करते हैं, अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। कुछ पिक है जो क्यूबा के ग्वांटेनामा बे की है या वहाँ के जेल की है, या इस तरह से कैदियों को रखा जाता है। बड़े-बड़े बार लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बहुत ही हाई-फाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। लगभग एक कैदी के 1 साल के रहने का खर्च यहाँ पे 5 करोड़ रुपए आता है। और जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इस जेल को बंद करने का प्रस्ताव सौंपा था अ, अमेरिकी संसद में, लेकिन वहाँ से वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा। मैं फिर से बताने की या फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। छोटी-सी क्लास है लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी को फिर से बता दूँ कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है शाम को 8 बजे। और देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन समय से मिल सके, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।